नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी सदस्यों से मुखातिब हूँ। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की कहानी दो बहनें का तीसरा अंक। कहानी में दो बहनों के पारस्परिक संबंध का चित्रण किया गया है। तो आज का अंक सुनना प्रारंभ करें। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी टिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी धुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे ना छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो मैं रात को वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा। तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर ब्योंत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 महीना लाता है, और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपए बहुत हैं। राण माड़ ही में मगन। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं।
मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए। क्यों पुरुष हो, घर से बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से। वाग्बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके वश की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करें। रूप कुमारी की खफगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हरेक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या यह महज डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी का यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए। अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे। एक समय था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती रमणी संसार में ना थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफी अनुभव हो गया है। एक दूसरे के गुणदोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब ना दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद ना आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, अब उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते।
रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। आज कहानी को हम यही विराम देते हैं। शेष कहानी हम अगले और अंतिम अंक में सुनेंगे। आपको ये प्रस्तुतिकरण कैसा लग रहा है? पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय पर अंकों की प्राप्ति हेतु बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।